बच्चों में कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम देखते हैं आमतौर पर? देखिए, बच्चों में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो एक रिफ्रैक्टिव एरर भी है, ठीक है, जिसको जो है ना पेरेंट्स भी रिफ्रैक्टिव एरर जो कि नज़र की कमज़ोरी के हवाले से या उनकी आंख में कोई चश्मे का नंबर हो। अब यूजुअली ये होता है कि जब बच्चे इस तरह की कोई कंप्लेन अगर करते हैं अपनी स्कूल गोइंग एज में अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे बड़े इम्प्रेस हो गए हैं ग्लासेस के साथ, उनके अपने किसी कुलीग का जो है ना या किसी फ्रेंड का ग्लासेस है तो वो बड़े इम्प्रेस होते हैं। बच्चे वैसे हरकतें करते हैं। मेरी बेटी ने किया था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था और वहाँ गई और उसने अचानक से पढ़नी शुरू कर दी चीजें, तो हमें पता चला कि उसको सिर्फ ग्लासेस का शौक है। बिल्कुल, तो ऐसा भी होता है। तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं उनको शौक हो रहा था इस वजह से, लेकिन समटाइम जेन्युइन कंप्लेंट्स होती है, तो ये बड़ा एड्रेस करना जरूरी होता है। अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसको लाइटली ना लें। एक रिफ्रैक्टिव एरर एक नजर चेक कराने से उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एक दफा मुआयना जरूर इस कंप्लेन के साथ हो जाए। जैसे ही स्कूल गोइंग एज स्टार्ट होती है तो बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर का एलिमेंट आता है, बिकॉज उनका काम बढ़ जाता है, लिखने पढ़ने का काम बढ़ जाता है। तो अगर उनका कोई ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर जो पहले से हल्का हल्का चल रहा होता है वो वर्सन हो जाता है, तो उसके लिए एक दफा आई का चेकअप करा के ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उनकी जेन्युइन कंप्लेन है या बच्चा वैसे ही इसको शौकिया तौर पे वो उसको सोच रहा था कि मुझे चश्मा लगना चाहिए। अच्छा, और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चा करीब से देख रहा है? अब बच्चे जब आते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि बाबा हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें जो है ना स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, या ये कि हमें जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं, या स्कूल से ये कंप्लेन आती है कि बच्चा जो है ना कमज़ोर है लिखने में पढ़ने में, मतलब वीक होता जा रहा है। अच्छा, पेरेंट्स का भी होता है कि यार अगर चश्मा लग गया तो फिर अब ये नहीं उतरेगा, ये भी एक हम चश्मे से डरते हैं ना। हाँ, जो वो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे को एक दफ़ा चश्मा लग गया तो फिर तो ये उतरेगा नहीं। तो अगर उसको चश्मे की ज़रूरत है तो फिर तो उसको चश्मा लगाना है ना, फिर तो चश्मे के बगैर तो बच्चा और वीक हो गया। आपने एक बहुत खुशाइन बात बताई थी कि कभी कभी चश्मा उतर भी जाता है। चश्मा इन सेंस कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नंबर हल्का सा प्लस में होता है, और ये प्लस का नंबर जी जितने भी बच्चे पैदा होते हैं कमजोर बीनाई के साथ नहीं, वो उनका अंडर डेवलपमेंट आई होती है, तो अंडर डेवलप होने की वजह से उनका नंबर हल्का सा प्लस में होता है। लेकिन जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है 8 to 10 ईयर्स में जाके उनके नंबर स्टेबल हो जाते हैं और वो ई में ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर खत्म हो जाता है, उनका नंबर कोई नहीं रहता। ऐसे ही में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आई की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है और वो मायोपिक शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर माइनस में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पहले भी हो जाता है, कुछ लोगों को 5 to 7 ईयर्स के बाद हल्का हल्का मायोपिया स्टार्ट हो जाता है। मायोपिया आप किसको कहते हैं? मायोपिया जिनका नंबर माइनस में होता है, और माइनस नंबर यानी कि आपको जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। सही है। तो नियर साइटेड, दूर की नजर कमजोर है तो प्लस में नंबर है। असल में ये लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दूर के जो भी बच्चों की जो रिफ्रैक्टिव होते हैं वो दूर और करीब दोनों के लिए होते हैं। अच्छा। हाँ, फार साइटेडनेस का मतलब है उनकी, जैसे लोग मायोपिया है जिसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, कि नियर साइटेडनेस उनको करीब का नजर आता है, दूर का नजर नहीं आता। और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें मतलब ये कि फार साइटेडनेस इसमें दूर का नजर आता है, करीब का नजर नहीं आता। तो बड़े इसमें इशूज हैं। तो इसका अहम चीज़ ये कि बच्चों में जो भी ग्लासेस होते हैं वो दूर और करीब दोनों के लिए पहने जाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो बच्चे करीब के लिए उतार लें या दूर के लिए उतार लें, करीब के लिए देख लें, जो बड़ों में होता है। जी, बड़ों में जो होता है, जो 40 के बाद जो प्रेस बायोपिक एज आती है जिसमें करीब के चश्मे की जरूरत होती है, वो करीब के लिए होता है। जिन लोगों ने चश्मा नहीं भी लगाया हुआ होता पूरा 40 ईयर्स के बाद उनको प्रेस बायोपिया डेवलप होता है, इसके वजह से उनको करीब में चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, ये भी आप बताइए कि 40 के बाद आपको जरूर अपनी आईसाइट चेक करवानी चाहिए? आइडियली करानी चाहिए, और वो तो खुद ही जो लोग जैसे कोई एग्जीक्यूटिव या जिसका कोई बैंकर है या जिसका काम नियर वर्क का बहुत ज़्यादा है, उसको वो कंप्लेन शुरू हो जाती है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे अपना रीड कर रहा था वो अब मुझे थोड़ा पीछे करके पढ़ना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, और मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, हेडेक होता है। तो दैट मीन्स अब वो प्रेस बायोपिक एज में आ गया, तो उसको आइडियली नंबर दे के उसको वो क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं एक दफ़ा चश्मा लग जाएगा तो यार अब तो हमें लगा, तो उसको खींचते रहते हैं। अच्छा, और जो करीब की नज़र आपकी कमज़ोर होती है तो क्या ये एज के साथ साथ और कमज़ोर होती जाती है, या अगर आपने शुरू में चश्मा लगा लिया तो ठहर सकते हैं? इसमें ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर प्रोग्रेसिव मायोपिया जैसे एक होता है, उसमें होता है कि नंबर शुरू में 1 था और जाके बाज़ दफ़ा लोगों में, जिसको हम पैथोलॉजिकल भी कहते हैं, जिसमें कोई बीमारी ऐसी होती है जो कंटिन्यू चलता रहता है, -10, 11 तक भी चले जाते हैं नंबर। लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि नंबर स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो -2 या -3 तक जाते हैं। तो क्योंकि आपकी जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो आई की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया, मतलब वो एक प्रोग्रेसिवली आपका चश्मे के नंबर चेंज हो। एवरी ईयरली चेक होने चाहिए बच्चों के नंबर। सही। अच्छा, एवरी ईयरली बच्चों के नंबर चेक होने चाहिए अगर उनको रिफ्रैक्टिव एरर, अगर उनको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है तो एटलीस्ट एक दफ़ा ये चेक होके हो जाए कि भाई बच्चे की आंख में कोई नज़र की कमजोरी का कोई मसला नहीं है, बच्चा वैसे यूजुअली कंप्लेन कर रहा था कि उसको धुंधला नजर आ रहा है। सही। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे ड्राई आइज होती हैं या बच्चे आंखें खुजा रहे होते हैं, और जैसे ये भी मौसम सर्दियों का आता है तो अक्सर बच्चों की इच
टेरी आइज। तो ये जो एलर्जीज होती हैं, तो एक आम हमारे घरों में ख्याल होता है कि आंखों में गुलाब का अर्क डाल लो, तो इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए ये जो है ना, जो बच्चों में एलर्जीज या बड़ों में भी एलर्जीज का एलिमेंट होता है, वो यूजुअली सीजनल होता है कि या तो आपका विंटर आएगा तो स्टार्ट होता है, या फिर समर का जो पीक सीजन होता है उसमें एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रेड आई होने लगती है, और जब वो रब करते हैं तो आई और रेड हो जाती है और डिस्चार्ज भी हल्का हल्का आने लगता है। देखिए एक तो होता है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, उसमें एलर्जी होती है जिसकी वजह से यूजुअली वो समर में होती है, लेकिन अब जब सर्दियाँ आती हैं तो ब्लेफराइटिस इज़ वेरी कॉमन। उसमें क्या होता है कि पलकों पे डेंड्रफ जो है, क्योंकि डेंड्रफ होती है स्कैल्प पे भी, तो पलकों पे डेंड्रफ जमा होना शुरू हो जाती है। जब जमा होती है तो वहाँ पे छोटे छोटे आंसू के ग्लैंड्स होते हैं, वो सोलन अप हो जाते हैं और बच्चों को आई में मतलब ड्राइनेस का एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ से ग्लैंड्स जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं, आपके आंसू को मेनटेन कर रहे होते हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे जो है ना ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा रब करने लगते हैं और फिर उनके पलकों पे दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा कॉमन होता है, स्पेशली विंटर में। विंटर में ब्लेफराइटिस बहुत कॉमन होता है, जो डेंड्रफ की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज होती है। और समर में आपका एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसमें समर वेदर में हीट और उसकी वजह से बच्चे खेलने कूदने की वजह से कुछ लोगों में एलर्जी बड़ी कॉमन हो जाती है। तो ये अर्के गुलाब, शहद आंखों में लगा लेना, सुरमा लगाने का हल है? असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए ट्रीटमेंट ये कि आइडियली एंटी एलर्जी ड्रॉप्स दिए जाएं, और इनिशियली अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो किसी माइल्ड स्टीरॉइड से स्टार्ट करके उसको टेपर ऑफ किया जाए, क्योंकि मेन ये होता है जो कमर्शियली अवेलेबल ड्रॉप्स होते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट में तैयार किए जाते हैं। अब ये जो ड्रॉप्स होते हैं, इनकी जो बॉटल्स होती हैं वो मयारी भी नहीं होती, उनकी स्टरलाइजेशन का भी मेंटेन नहीं होती। तो बेहतर ये होता है कि ऐसे ड्रॉप्स जो कमर्शियली अवेलेबल हों वो कम से कम प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं, तो उनके अंदर प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव फ्री भी होते हैं, तो वो प्रॉपर स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में तैयार किए जाते हैं। टोटकों से परहेज करें। हाँ, तो ये कि वो लोगों का बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, या तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कहते हैं कि भाई बच्चे की आंख लाल हो रही है, वो उठा के इनको या तो कोई स्टीरॉइड दे देता है, किसी प्रोडक्ट का नाम बताना मुनासिब नहीं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ कि लोग या तो स्टीरॉइड देते हैं, या अर्के गुलाब का तो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी फैमिलीज आके कहते हैं हम तो अर्के गुलाब डालते हैं। तो अर्के गुलाब का भी आपको नहीं पता है कि वो जो अर्के गुलाब किस तरीके से तैयार हो रहा है और उसकी बॉटल की क्या कंडीशन है। तो इट्स बेटर कि वो एक प्रॉपर कमर्शियली डॉक्टर को दिखाए और उसकी जो तशखीस करने के बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो वो उसको रेकमेंड कीजिए। हाँ, हमें आदत है ना, हम जितने डॉक्टर्स आते हैं हम यही बात कर रहे होते हैं कि हर कोई या तो सेल्फ मेडिकेशन करता है, या हमने जो वो फार्मासिस्ट, बल्कि फार्मासिस्ट भी नहीं होता, दुकानदार होता है, उसको हमने उसी को अपना मसीहा समझा है, वही बताता है, और अक्सर सही भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये हम सबका ही मसला है और बच्चों का भी है, खासकर स्क्रीन टाइम, क्योंकि ओवर पास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि 10 सालों में इस कदर ये बढ़ चुका है कि अब तो बच्चे तो सारा दिन, अच्छा अक्सर स्कूल्स में भी बीच में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई आ गई थी, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत एक्सेसिव हो गया है, कभी जेन्युइन रीज़न से, कभी गेमिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या असरात होते हैं? देखिए, जब से डेफिनेटली ये कोरोना हुआ उसके बाद से स्क्रीन टाइम का बहुत ज़्यादा हो गया, और बच्चा अब मजबूर होने के पे भी आपको मोबाइल या अपना उनको लैपटॉप्स या टैब देना पड़ते हैं। जितना ये लोग बच्चे स्क्रीन टाइम लगाते हैं, उतनी अपनी एकोमोडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि जब ये एकोमोडेशन इतनी ज़्यादा एकोमोडेशन जब आप करीब का देखते हैं तो आपको उसको कहते हैं एकोमोडेशन, करीब का देखने के लिए आपकी आँख थोड़ी सी अंदर की तरफ जाती है और बच्चों को एक्स्ट्रा पावर मिलती है करीब का देखने के लिए। तभी जब वो करीब का देखने के बाद जब दूर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो दूर का साफ नज़र नहीं आता, कि दे आर यूजिंग देयर एकोमोडेशन अलॉट, एडजस्ट, क्योंकि जब हम दूर देखते हैं तो हमारी एकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स होती है, और जब हम करीब देखते हैं जो बच्चे, तो उनको एडिशनल ऐसे नंबर मिलते हैं जिससे वो करीब का बड़ा अच्छा देख रहे होते हैं। तभी वो जो प्रेसबायोपिक जो होती है 40 उसमें आपकी एकोमोडेशन वीक होने लगती है, तभी आपको +1 या दूर एडिशनल नंबर लेना पड़ते हैं। तो जितना स्क्रीन टाइम आपका बढ़ने लगता है तो उसके कुछ 2-3 हैजर्ड्स हैं। एक तो हैजर्ड ये कि बच्चों को आँख में इरिटेशन या एलर्जी रहने लगती है, आई स्ट्रेन और हेडेक होने लगता है, कि एक तो ये कि उनका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। ब्लिंक रेट का मतलब पलक झपकते कम है वो जब वो स्क्रीन, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी देखे तो 1 मिनट में 10 से 12 मरतबा इंसान पलक झपकाता है। अच्छा। 1 मिनट में। तो वो जब आपका ब्लिंक रेट कम होता है तो आपकी जो टीयर फिल्म होती है, जो आंसू होते हैं, वो स्कैंटी होने लगते हैं और वो आंख
ड्राई होने लगती है, जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम। ओके, जो हम बार बार पलक झपकते हैं तो उससे हमारी आंख हमारे गीली रहती है, हमारे आंसू बनते भी हैं और उसी तरह से वो वाइप भी होते रहते हैं। और जब हम कम पलक झपकेंगे तो आंख ड्राई हो जाएगी। जब कॉर्निया पे टीयर रहे तो टीयर जब ड्राई होंगे तो वो फिर ड्राई आई सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी, जिसके लिए यंग जो लोग हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आर्टिफिशियल टीयर्स लेना पड़ते हैं, जबकि यंग एज में आर्टिफिशियल टीयर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। इतने एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास टीयर्स मौजूद है, इसका मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से। टीयर्स कम है तो आंख में खुजली होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, उसको अननेसेसरी रब करेगा और वो रब करते करते फिर आई में एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये नुकसान है कि आपकी ड्राई आईज हो जाती हैं स्क्रीन से। दूसरा ये कि जो ना अहम चीज़ ये कि ये ब्लू लाइट हैजर्ड्स ये हैं कि स्पेशली जो स्क्रीन जो आप देखते हैं मोबाइल में, इसमें ब्लू लाइट के कुछ हैजर्ड्स हैं, जो कि ब्लू लाइट आपकी जो ऐसी अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो कि एब्जॉर्ब हो जाती है आँख से, तो उसके कुछ हैजर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आई में लोगों को कैटरेक्ट अर्ली डेवलप होने के चांसेस होते हैं, मोतिया डेवलप होने के, और उम्र के असरात भी तेज़ी से जल्दी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज़ बड़ी अहम है कि ऐसे बच्चे जो ज़्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं या फैमिलीज देर तक देखते हैं, उनको रात में सोने का प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं उनको नींद नहीं आती। दे हैव अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि मेलाटोनिन सेल्स एक होते हैं जो कि पीनियल ग्लैंड बनाता है दिमाग के अंदर, उनका काम होता है रात में आपको सुलाने का। बिल्कुल। तो ये जो है ना उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग ज़्यादा ब्लू लाइट हैजर्ड्स की, ये भी एक आफ्टर इफेक्ट्स है कि लोगों को रात में नींद नहीं आती, फिर उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ती है। और ये बच्चों के साथ हम देखते हैं आजकल टीनेजर्स रात को नहीं सो रहे हैं देर तक, लेकिन और अंधेरे में बैठ के सिर्फ उस लाइट में, या तो आप प्रॉपर ब्राइट लाइट में अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें, बिल्कुल डिम लाइट करके या डार्क रूम करके, यूजुअली यही होता है। तो इसमें ब्लू लाइट हैजर्ड्स जो है ना वो बड़ा कॉमन है इसमें, और जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो बड़े कॉमन इसमें रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग आगे कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती रात को, स्पेशली फैमिलीज, एडल्ट, वो कहते हैं कि भाई रात को हम जरा देर तक अगर मोबाइल देखें तो फिर हमें नींद ही नहीं आती, फिर हमें रात को सोने से काफी घंटे पहले मोबाइल ऑफ कर अवॉइड करना चाहिए, और अपना स्क्रीन टाइम लिमिट रखें, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं ना, वो एब्जॉर्ब तो हो रही है ना लाइट, वो आपको कभी ना कभी परेशान जरूर करेगी। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए इसके ऊपर, क्या स्क्रीन लगा दी जाए लैपटॉप के ऊपर? और ब्लू लाइट फिल्टर भी होता है अपने मोबाइल में, वो ऑन कर लें। मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर्स भी होते हैं, और येलो टिंटेड जो ना कुछ ग्लासेस गॉगल्स आ गए हैं, येलो टिंटेड गॉगल्स, जो कि जो ना लोग जो ना कंप्यूटर पे यूज़ करते हुए या लैपटॉप्स या उस पर भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आइडियली तो ये कि अपना स्क्रीन टाइम एक तो लिमिट रखना है, और मेक अ पेशेंट हैबिट टू ब्लिंक। असल में ब्लिंक अपनी जो है ना ब्लिंक का रेट को इम्प्रूव करें, कि अगर कोई और भी हो तो अपने कोलीग से कहे कि भाई मुझे देखो कि मैं कितनी दफा ब्लिंक कर रहा हूं, और तो उस ब्लिंक रेट से आपकी जो कॉर्निया है वो ड्राई नहीं होगी, और आपको जो है कंप्यूटर आई सिंड्रोम जो है, जो कि ड्राइनेस और करती है, एलर्जी करती है, वो नहीं होगी। ओके डॉक्टर साहब, आखिर में कोई मैसेज पेरेंट्स को देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से? वैसे तो पूरा सेगमेंट मैसेजेस से भरपूर है, लेकिन कोई और ऐसी बात करना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी आप समझते हैं? मैं दो बातें अहम करना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर बच्चा ये कंप्लेन करता है कि उसको नज़र साफ़ नहीं आ रहा, उसको आई के डॉक्टर को ज़रूर दिखा के ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसको वाकई जेन्युइन कंप्लेन है, या वो ऐसे ही अपने शौक के तौर पर चश्मा लगाना चाहता है। क्योंकि समटाइम नॉट ऑलवेज के बच्चा झूठ बोल रहा होगा या बच्चा मजाक कर रहा होगा, समटाइम इट इज़ गोइंग टू ये जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के साथ आते हैं, और माँ बाप भी सोचते हैं अगर चश्मा लग गया तो अभी उतरेगा नहीं, तो हम इसको चश्मा नहीं लगाना चाहते। तो प्लीज़ अगर उसको चश्मे की ज़रूरत है तो फिर आप उसको रोके नहीं, उसको चश्मा लगा के दें। एक दूसरा ये कि जो इनजुडिशियस यूज़ ऑफ मेडिकेशन एक है, जैसे कि वही कॉमन है कि आप जाएँ मेडिकल स्टोर पर कहें भाई आँख लाल हो रही है, आपको कोई डॉक्टर की फीस नहीं देनी, हम मेडिकल स्टोर से दवाई ले लें, जिसमें जैसे मैंने बताया कि गुलाब या डिफरेंट स्टीरॉइड्स बाद दफ़ा मेडिकल स्टोर वाला दे देता है। तो ऐसे लोग रिपोर्ट हुए जो कि 10 से 12 साल की उम्र के लड़के जो नियर टू ब्लाइंड रिपोर्ट हुए हैं कि दे वर यूजिंग दीज ड्रॉप्स, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स से उनको रिस्पॉन्ड करते थे, तो वो मुस्तकिल डाल रहे थे और दे बिकम ब्लाइंड। Oh God. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को नहीं पता कौन सा स्टीरॉइड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये एक डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि उसको कैसे देना है और किस तरह बंद करना है।